This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और अब इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले खबर मॉनसून को लेकर कि क्या सुपर एल नीनो अब पुरानी बात होने वाली है। क्या दुनिया अब उससे भी खतरनाक दौर में प्रवेश कर रही है, क्योंकि अब चर्चा सिर्फ एल नीनो की नहीं बल्कि गोडजिला एल नीनो की हो रही है। एक ऐसा खतरा जो सुपर एल नीनो को भी पीछे छोड़ सकता है। जी हां, समुद्र के अंदर बढ़ती गर्मी ये संकेत दे रही है कि इस बार मौसम सिर्फ बदलेगा नहीं, तबाही मचा सकता है। समुद्र के अंदर कुछ खामोशी से बदल रहा है, लेकिन उसका असर जमीन पर तूफान ला सकता है। दुनिया एक बार फिर उस खतरे की ओर बढ़ रही है जिसे कहा जा रहा है गोडजिला एल नीनो। क्या सुपर एल नीनो अब छोटा पड़ने वाला है, क्योंकि अब जो संकेत मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि गोडजिला एल नीनो की तरफ एक ऐसा मौसमी खतरा जो 2015 जैसी तबाही को फिर से दोहरा सकता है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि प्रशांत महासागर के भीतर तेजी से गर्मी जमा हो रही है और यही एक बड़े और ताकतवर एल नीनो की सबसे बड़ी निशानी है और इसी वजह से इसे अनौपचारिक रूप से गोडजिला एल नीनो कहा जा रहा है, यानी ऐसा एल नीनो जो सामान्य या सुपर एल नीनो से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। आखिर खतरा इतना बड़ा है भी क्या नहीं? क्योंकि भीषण गर्मी की आशंकाएं जताई गई हैं। कई हिस्सों में सूखे की संभावनाएं हैं तो कहीं कहीं असामान्य भारी बारिश और चरम मौसम घटनाओं में तेजी देखने को मिल सकती है। अब ये खबर भारत के लिए क्यों अहम है, क्योंकि एल नीनो का सीधा असर मॉनसून पर पड़ता है। आप याद रखिएगा 2015 में भारत में 14% कम बारिश हुई थी और 2023 में भी बारिश सामान्य से 6% कम रही। अगर इस बार एल नीनो और मजबूत हुआ तो कमजोर मॉनसून, हीटवेव और कृषि संकट का खतरा इससे बढ़ सकता है। समुद्र के नीचे गर्म पानी का बड़ा भंडार अब तैयार हो रहा है। वेस्टली विंड वर्स्ट हवाएं इस गर्मी को आगे बढ़ा रही हैं और केल्विन वेव्स इसे पूरे प्रशांत महासागर में फैला रही है, यानी समुद्र के अंदर बन रहा यह सिस्टम धीरे धीरे एक बड़े मौसमी विस्फोट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये 2015 जैसा ही होगा? फिलहाल वैज्ञानिकों की नजर इस पर टिकी है, क्योंकि अभी ये साफ नहीं है कि ये एल नीनो कितना ताकतवर बनेगा। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है अभी, बल्कि आने वाले समय में सूखा, गर्मी और कृषि के संकट का संकेत हो सकता है, क्योंकि समुद्र में बढ़ती गर्मी धरती पर बन सकती है तबाही की सबसे बड़ी वजह। अब ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं रह गई, ये आने वाले संकट का एक अलर्ट भी है। समुद्र में बढ़ती गर्मी धरती पर बन सकती है सबसे बड़ी मुसीबत। भारत में गेहूं की कहानी इस बार सिर्फ आंकड़ों की नहीं, हौसले की कहानी है। दरअसल फरवरी की बढ़ती गर्मी, कटाई के समय बारिश और ओलावृष्टि, इन सब ने गेहूं की फसल पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया था। एक वक्त ऐसा लगा कि इस बार उत्पादन में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत का गेहूं उत्पादन मजबूती से टिका हुआ है। ताजा अनुमान के अनुसार इस सीजन गेहूं उत्पादन 110 से 120 मिलियन टन के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि ये पहले के 120 मिलियन टन से ज्यादा के अनुमान से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी स्थिति काफी स्टेबल है। अब सवाल ये कि आखिर ये कैसे संभव हुआ? इसका जवाब है किसानों की समझदारी से। समय पर बुआई हुई, ज्यादा रकबे में खेती की गई और बेहतर और हाई यील्ड बीजों का इस्तेमाल किया गया। इन्हीं फैसलों ने मौसम की मार को काफी हद तक संभाल लिया। जमीन से आ रही तस्वीर भी अब फिलहाल राहत देने वाली है। हरियाणा में खरीद लक्ष्य पार हो चुका है, मध्य प्रदेश में खरीद बढ़ाई जा रही है और मंडियों में गेहूं की आवक लगातार बनी हुई है। यानी इससे साफ है कि मौसम ने चुनौती जरूर दी, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। ये सिर्फ फसल की खबर नहीं, ये उस जज्बे की कहानी है जो हर मुश्किल के बाद भी खड़ा रहता है और यही वजह है कि भारत का गेहूं सेक्टर आज भी मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। अब क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत? इसके ऊपर अभी सवाल बना हुआ है। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी अब डिजिटल रूप में और भी खतरनाक हो सकती है? एक नई बहस छिड़ गई है डिजिटल डॉलर को लेकर। जी हां,
रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका डिजिटल डॉलर यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम और करेंसी मार्केट पर इसका असर दिखाई दे सकता है। अब इस खबर का सबसे बड़ा डर क्या है? दरअसल डिजिटल डॉलर आने के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अमेरिका की पकड़ और मजबूत हो सकती है। इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डॉलर की निर्भरता और बढ़ जाएगी। दूसरे देशों की करेंसी पर इससे दबाव आ सकता है और बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक तरह से ये डिजिटल पावर गेम बन सकता है। जानकार कह रहे हैं कि अगर डिजिटल डॉलर तेजी से अपनाया गया तो दुनिया के कई देश अपने अपने डिजिटल करेंसी सिस्टम को तेज करने पर मजबूर हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत समेत कई देश पहले ही अपनी डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में संतुलन बना रहे। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर करेंसी सिस्टम में बड़ा बदलाव आता है तो इससे बैंकिंग सेक्टर पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि सीधे लोग डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन करने लगेंगे। दरअसल करेंसी संकट और बैंकिंग संकट अक्सर जुड़े होते हैं। एक में झटका आता है तो इसका प्रभाव दूसरे पर जरूर पड़ता है। डिजिटल डॉलर अब सिर्फ एक नई टेक्निक नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल पावर को रीसेट करने का हथियार बन सकता है। अगर डॉलर डिजिटल हुआ तो सिर्फ करेंसी नहीं, पूरी दुनिया का आर्थिक खेल इससे बदल सकता है। मध्य प्रदेश से किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जी हां, रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूं खरीद को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब खराब मौसम से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए गेहूं की क्वालिटी के नियमों में ढील दी गई है। नए नियमों के मुताबिक अध पके दानों की सीमा 6% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। वहीं खराब दानों की स्वीकार्य मात्रा भी बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी बात, अब कम चमक यानी लस्टर वाले गेहूं को भी शर्तों के साथ खरीदा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस साल मौसम और पानी की कमी की वजह से फसल की क्वालिटी पर असर पड़ा है। ऐसे में ये फैसला किसानों को बड़ा सपोर्ट दे सकता है। इतना ही नहीं, उड़द किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। सरकार एमएसपी पर खरीद के साथ 600 रुपए प्रति क्विंटल उड़द पर बोनस देगी। इससे खरीद प्रक्रिया को और भी तेज किया गया है। खरीद केंद्र बढ़ाए गए हैं और कुल खरीद लक्ष्य भी बढ़ा दिया गया है ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सरकार अब खेती में विविधता पर भी जोर दे रही है। दालों और तिलहनों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। सोयाबीन के बाद अब सरसों के लिए भी प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम लागू करने की तैयारी है। और बात सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं है। सरकार किसानों को 90% तक सब्सिडी पर सोलर पंप और कृषि कनेक्शन भी दे रही है ताकि सिंचाई आसान हो और बिजली पर निर्भरता कम हो। खाद को लेकर भी सरकार का दावा है कि यूरिया और अन्य फर्टिलाइजर का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और तकनीक के जरिए इन्हें किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम किसानों को राहत देने के साथ साथ खेती को मजबूत करने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अब क्या ये फैसला किसानों की आमदनी बढ़ा पाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। मिडल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के सामने एक नया शांति का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसके साथ ही नई शर्तों ने तनाव को भी बढ़ा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ईरान ने कहा है कि अगर होर्मुज को फिर से खोला जाए और युद्ध खत्म किया जाए तो वह बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन इस प्रस्ताव में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा को फिलहाल टालने की बात कह दी है। यानी साफ है, मुद्दा सिर्फ शांति का नहीं बल्कि रणनीति का भी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में युद्ध विराम को बढ़ाया जरूर है, लेकिन कूटनीतिक बातचीत अब भी पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक दबाव बढ़ा रखा है, तो वहीं ईरान ने फरवरी से होर्मुज को लगभग ब्लॉक कर रखा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को कंट्रोल करने के लिए मिसाइल, समुद्री खदानें और तेज नावों का इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि होर्मुज अब इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट बन चुका है, क्योंकि दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 20% इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में इसका सीधा असर एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में भी तेज उछाल देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को कम करे और परमाणु कार्यक्रम पर सख्त बातचीत हो, लेकिन ईरान इस मुद्दे को फिलहाल टालना चाहता है। यानी साफ है, शांति की कोशिशों के बीच विश्वास की कमी और रणनीतिक टकराव अभी भी बना हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या होर्मुज खुलेगा,
क्या ये युद्ध रुकेगा या फिर ये टकराव और बड़ा रूप लेगा? दुनिया भर में सोयाबीन की बम्पर पैदावार का अनुमान सामने आया है, जिससे कीमतों पर दबाव और किसानों की रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वैश्विक सोयाबीन बाजार से आई बड़ी खबर के मुताबिक इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल यानी आईजीसी ने अपने ताजा अनुमान में ये कहा है कि 2026-27 सीजन के दौरान सोयाबीन का उत्पादन बढ़कर 44 करोड़ 10 लाख टन तक पहुंच सकता है, जो अब तक का सर्वकालीन रिकॉर्ड स्तर होगा। अगर पिछले साल से इसकी तुलना करें तो 2025-26 सीजन में उत्पादन 42 करोड़ 80 लाख टन रहा था, यानी इस बार उत्पादन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। और इस बढ़ोतरी के पीछे प्रमुख उत्पादक देशों में बेहतर बुआई, अनुकूल मौसम और उच्च उत्पादकता को बड़ी वजह माना जा रहा है। सोयाबीन के टॉप उत्पादक देशों में ब्राजील, यूएस, अर्जेंटीना, चाइना और इंडिया शामिल हैं, जहां उत्पादन में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। इसके अलावा उरुग्वे, पराग्वे और कनाडा जैसे देशों में भी उत्पादन स्टेबल या बेहतर होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 सीजन के अंत में करीब 7 करोड़ 50 लाख टन सोयाबीन का वैश्विक बकाया स्टॉक भी मौजूद रह सकता है, जो ये दिखाता है कि बाजार में सप्लाई मजबूत बनी रहेगी। साथ ही वैश्विक सोयाबीन व्यापार भी बढ़कर 19 करोड़ 10 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2025-26 में यह 18 करोड़ 70 लाख टन रहने का अनुमान है। यानी एक तरफ उत्पादन बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ व्यापार भी नई ऊंचाइयां छू सकता है। हालांकि बढ़ती सप्लाई का सीधा असर कीमतों पर पड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर दबाव बनने की संभावना है। भारत के नजरिए से देखें तो ये स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अगर वैश्विक कीमतें गिरी तो इसका असर घरेलू बाजार और किसानों की आय पर भी पड़ सकता है। हालांकि मजबूत घरेलू मांग, सरकारी नीतियां और रुपए की स्थिति इस प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकती हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि बढ़ती वैश्विक सप्लाई के बीच कीमतें किस दिशा में जाती हैं और भारतीय किसान किस तरह अपनी रणनीति को ढालते हैं। ट्रेड टूल्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है। जी हाँ, ट्रेड टूल्स, लेकिन खेल और गहरा। क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब कमोडिटी बाजार को नए तरीके से कंट्रोल करने की तैयारी में है? यूएस और चाइना के बीच भले ही ट्रेड टूल्स हुआ हो, लेकिन असली लड़ाई अब टैरिफ से आगे बढ़ सप्लाई चेन की पकड़ पर आ गई है। चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल सख्त कर दिए हैं, यानी वो कच्चा माल जिस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, सेमीकंडक्टर और ऑटो इंडस्ट्री टिकी है, अब एक रणनीतिक हथियार बनता दिख रहा है। सोचिए, अगर सप्लाई धीमी हुई तो फैक्ट्रियों से लेकर टेक इंडस्ट्री तक सब पर असर पड़ सकता है और यही वजह है कि कमोडिटी बाजार में हलचल तेज हो गई है। इतना ही नहीं, चीन विदेशी एआई चिप्स पर कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पर रोक और घरेलू टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर पूरी वैल्यू चेन को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसका सीधा असर सेमीकंडक्टर, कॉपर, लिथियम और रेयर मिनरल्स जैसी अहम कमोडिटीज पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ एनर्जी मार्केट भी इससे अछूता नहीं है। यूएस की ओर से ईरान के तेल खरीदारों पर सख्ती की चेतावनी के बीच चाइना की ईरान से बढ़ती तेल खरीद ने कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर नई बेचैनी पैदा कर दी है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में क्रूड की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जानकार इसे कमोडिटी चोक पॉइंट स्ट्रेटेजी कह रहे हैं, जहां लड़ाई सिर्फ ट्रेड की नहीं बल्कि दुनिया की इंडस्ट्रियल लाइफलाइन पर कंट्रोल करने की है। अब बाजार की नजर संभावित ट्रंप शी बैठक पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेगी कि ये आर्थिक टकराव और गहराएगा या कोई नई दिशा इससे मिलेगी। एक बात तो साफ है कि कमोडिटी बाजार में आने वाले दिन बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव वाले रह सकते हैं। नकली बीज और घटिया कीटनाशकों पर अब लगने वाली है बड़ी लगाम। किसानों को मिलेगा सीधा फायदा या बढ़ेगी कंपनियों की मुश्किलें? आइए जानते हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां केंद्र सरकार अब बीज और कीटनाशक कानूनों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि सरकार नए कानूनों को तैयार कर चुकी है और इन्हें अगले संसद सत्र में पेश किया जाएगा। इन नए कानूनों का सबसे बड़ा उद्देश्य है नकली और घटिया बीज कीटनाशकों पर रोक लगाना। अक्सर किसानों को बाजार में खराब क्वालिटी के इनपुट मिल जाते हैं, जिससे फसल खराब होती है और भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार अब इस पूरे सिस्टम को मजबूत करने के लिए सख्त नियम और कड़ी सजा लागू करने की पूरी तैयारी में है। सरकार का ये फोकस सिर्फ नियम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन को रेगुलेट करने पर भी है। यानी अब बीज और कीटनाशक बनाने से लेकर बेचने तक हर स्तर पर बढ़ेगी निगरानी। अगर ये कानून लागू होते हैं तो किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज और कीटनाशक मिलेंगे, जिससे फसल की पैदावार बढ़ेगी, नुकसान कम होगा और आय में सुधार देखने को मिल सकता है।
वहीं दूसरी तरफ नकली उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। यानी बाजार में अब सिर्फ रजिस्टर्ड और भरोसेमंद प्रोडक्ट ही टिक पाएंगे। तो क्या ये नए कानून खेती में बड़ा बदलाव लाएंगे और किसानों की सबसे बड़ी समस्या का हल बनेंगे? इस पर हमारी नजर फिलहाल बनी रहेगी। रबी मार्केटिंग सीजन के बीच सरकार ने गेहूं खरीद को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने पहले 303,37,000 टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब इसे विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इसमें करीब 42 लाख टन का बड़ा इजाफा करते हुए लक्ष्य को बढ़ाकर 345 लाख टन कर दिया है। इस फैसले से खासतौर पर उन किसानों को फायदा मिल सकता है जिनका गेहूं खराब मौसम या अन्य कारणों से प्रभावित हुआ है, क्योंकि अब वे अपना अधिकांश स्टॉक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बेच सकेंगे। दरअसल हाल ही के दिनों में गेहूं के थोक मंडी भाव एमएसपी से नीचे चले गए थे, जिससे किसानों को उचित कीमत पाने में मुश्किल हो रही थी। ऐसे में सरकार ने बाजार को सपोर्ट देने के लिए कई कदम उठाए हैं। गेहूं का निर्यात कोटा 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया गया है। वहीं गेहूं उत्पादों का निर्यात कोटा भी 5 लाख टन से बढ़ाकर 10 लाख टन कर दिया गया है, ताकि बाजार में मांग बढ़े और कीमतों को सपोर्ट मिले। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में क्वालिटी संबंधी नियमों में भी छूट दे दी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा गेहूं सरकारी खरीद में शामिल हो सके। सरकार ने फ्लोर मिलर्स को भी सलाह दी है कि वे सिर्फ सरकारी गेहूं पर निर्भर ना रहें, बल्कि सीधे मंडियों से किसानों से खरीद बढ़ाएं, ताकि बाजार में कंपटीशन बने और किसानों को बेहतर दाम मिल सके। हालांकि पिछले 3-4 सालों से सरकारी खरीद तय लक्ष्य से कम रही है और इस बार की स्थिति कुछ अलग दिखाई नहीं दे रही। दिलचस्प बात यह है कि जिस मध्य प्रदेश में खरीद में सबसे ज्यादा गिरावट देखी जा रही है, वही लक्ष्य में सबसे ज्यादा यानी 22 लाख टन की बढ़ोतरी भी की गई है। वहीं राज्यों की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि किसानों का गेहूं पूरी तरह से खरीदा जाएगा, भले ही इसके लिए खरीद की समय सीमा क्यों न बढ़ानी पड़े। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी खरीद लक्ष्य बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या सरकार के ये कदम बाजार को सपोर्ट दे पाते हैं और किसानों को एमएसपी पर उनकी फसल का सही मूल्य मिल पाएगा या नहीं, ये फिलहाल आने वाले समय में तय होगा। सब्सिडी को लेकर एक बड़ा फैसला, क्या पंजाब सरकार का ये कदम लोगों के लिए राहत लेकर आया है या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक संदेश छुपा है? पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पंजाब इंडिया सरकार ने 33% सब्सिडी से जुड़े अपने पहले के फैसले को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस सब्सिडी योजना में फिलहाल कोई बदलाव या कटौती नहीं की जाएगी और पहले जैसा लाभ जारी रहेगा। इस फैसले को लेकर माना जा रहा है कि सरकार का फोकस सीधे तौर पर आम जनता और लाभार्थियों को राहत देने पर है। सब्सिडी का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है और ऐसे में इस फैसले से संबंधित क्षेत्र में लागत कम रहने और राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी जो लोग इस योजना के दायरे में आते हैं, उन्हें पहले की तरह ही 33% सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। जानकारों का कहना है कि ऐसे फैसले सिर्फ राहत ही नहीं देते, बल्कि ये भी संकेत देते हैं कि सरकार फिलहाल अपने सब्सिडी ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहती और मौजूदा व्यवस्था को जारी रखना चाहती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे सरकार इस योजना को लेकर कोई नई घोषणा करती है या नहीं और इसका वास्तविक लाभ किस स्तर तक जनता तक पहुंच सकता है, ये फिलहाल आने वाले समय में तय होगा। बहरहाल कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो आप YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए और Instagram पर भी आप हमें फॉलो कीजिए। This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि।